हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करेंगे। आई होप आपने सारे वैकेंसीज़ वगैरह के बारे में जान लिया होगा और आपने पूरा सिलेबस वगैरह देख लिया होगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी टेबल पे उसकी हार्ड कॉपी निकाल के रख लें सिलेबस की, क्योंकि आपको एक बार बार देखना पड़ेगा उसको, क्या चीज़ है, क्या चीज़ रिलेवेंट हम पढ़ रहे हैं, कहीं सिलेबस से दूर तो नहीं भाग रहे हैं, या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपसे छूट तो नहीं रही है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो हर एग्ज़ाम के लिए करना चाहिए आई थिंक। तो मैंने स्टार्ट की है ये सीरीज़। इसमें मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगी, सारे यूनिट्स 1 बाय 1 कवर कराऊंगी, जिसमें आपको यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव मेथड्स दिया गया है, प्रेशर ग्रुप। ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन कहीं से भी आज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो उसको 3 ट्रायल्स में एग्जाम को कर दिया है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देन मेंस एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, उनके की कोर आइडियाज़ को समझना, उनसे रिलेटेड कौन कौन से थिंकर्स हैं और उनकी कौन सी मेजर बुक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में आपको ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मेंस में लिखना पड़ेगा। तो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको कितने अच्छे से शॉर्ट पैराग्राफ में समझा पा रहे हैं, या फिर उसको कैसे आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये एक आर्ट होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई एमसीक्यूज बेस लगा ली सीरीज उस पर कर लिया तो ऐसे आपका प्री निकल सकता है, लेकिन आप मेंस में फंस जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या है, पूरी की पूरी आपको थ्योरी आनी चाहिए, सारे उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कहाँ से क्या निकला है, कहाँ से क्या नहीं निकला है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। तो इस तरीके से सही डायरेक्शन में क्या होती है, हमारी प्रिपरेशन होती है। बिना प्लान के अगर हम कोई प्रिपरेशन करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम उसमें फेल हो जाएंगे। तो एक प्रॉपर प्लान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिंस आई एम ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने पहले यूजीसी नेट क्रैक किया था, देन आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो इसमें मैंने यही स्टार्ट किया है, आज से मैं शुरू कर रही हूँ। देन मैं पूरा, जब तक एग्जाम नहीं होगा, मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी मेरे इसी चैनल पर। देन मेक श्योर कि आप मेरे साथ बने रहें एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम यूनिट 1 की बात करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी की बात करते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे, देन अगले दिन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले पेन और प्लीज़ पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। आप उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं है कि हम इसको सुन के काम चला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ ऐसी आ गई जैसे कि आपको नहीं पता है और आप रिकॉल नहीं कर पाओगे उसको बहुत टाइम तक, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, ठीक है। सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल हो गए तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। हम इसमें देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आइडियाज़ हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने पहले देखा, इसका कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी को हम डिस्कस करेंगे इसमें। एंड द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुप्रेनस। तो देखो सुप्रेनस है, उससे एक टर्म ये डिराइव हुआ है, यहाँ से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर हमें किस कहते हैं, देखो इंडिया एक सोवराइन नेशन है। सोवराइन नेशन का मतलब है कि इंडिया अपने सारे जो फैसले हैं, सारे जो रूल्स हैं, वो किसी भी दूसरे नेशन के दबाव में आकर नहीं बनाता। उसके पास खुद की इतनी पावर है कि वो अपनी विवेक से, अपनी सोच समझा से, जो हमने चुन के भेजे हैं बहुत बड़े हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं, जिनको हम प्रेसिडेंट बोलो या फिर एग्जीक्यूशन के लोग बोलो या फिर लेजिस्लेटिव लोग बोलो, वो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, जो अल्टीमेटली हमने ही भेजे हैं। तो इंडिया एक सोवराइन नेशन है, किसी दूसरे नेशन की उस पर कोई अथॉरिटी नहीं है जो वहाँ से कहते हो कि चलो आपको आज ये काम करना है, आपके देश में ये चीज़ लागू करनी है, तो आप वो काम में लग जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी के पास सुप्रीम पावर होती है ओवर इट्स सिटीजन और इट्स टेरिटरी, तो हम उसको सोवरेनिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये टर्म आया कहाँ से, किसने कॉइन किया, वो सारी चीज़ भी देखेंगे। एंड कॉइंड इन मॉडर्न सेंस बाय जीन बुडिन। तो जीन बुडिन हो गए या फिर कोई और भी थिंकर्स हो गए, उन्होंने ये सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एनलार्ज किया है, थोड़ा और समझाया है। तो वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक जो 1576 में लिखी गई है जून बुडिन के द्वारा, तो उसमें हमें कॉन्सेप्ट दिखने को मिलता है सोवरेनिटी का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ गई। इसका मीनिंग देखेंगे। The meaning of the term is the supreme, final and unlimited authority over the citizen and the territory actually. Okay.
तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जब कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी और फाइनल अथॉरिटी जिसके पास अनलिमिटेड पावर है किसके ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर और अपने टेरिटरी के ऊपर, तो हम उसको सोवरेन नेशन कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, इंडिया एक सोवरेन नेशन है और उसका हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोई भी रूल बनाते हैं या फिर कोई एक्ट पास करते हैं, कोई लॉ बनाते हैं हमारे नेशन के लिए, तो ऐसा नहीं है वो किसी विदेश वाले लोगों से पूछते हैं कि क्या हम अपने देश में ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। क्यों? सिंस वी आर इंडिपेंडेंट नेशन, तो हमारे हक में सारी चीज़ होती हैं, जो हम चाहते हैं या हम डिमांड करते हैं वो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स शेप करता है। ठीक है, एंड द always understand that the supreme or the final power that has been wasted in some person, it can be of some person, some organization or institution। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसके हम सबसे पहले इसके टाइप समझेंगे, जिसमें हम दो तरह की सोवरेनिटी की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसमें टू टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी दी गई, जिसमें मोनेस्टिक थ्योरी है और दूसरा है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो मोनेस्टिक थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या डिफाइन करना चाहती है, क्या कहती है, तो वो सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। ठीक है, ये जो मोनेस्टिक थ्योरी है वो क्लासिकल व्यू को डिफाइन करती है। क्लासिकल व्यू का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्राचीन सोच हो, जब लोगों ने सोचा कि सोवरेन नेशन कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, तो जो हमें पता है कभी भी अपनी रूट्स नहीं ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होगा कि आज जो प्रेजेंट डे हमने स्ट्रक्चर बना रखा है गवर्नमेंट का, वो कहाँ से इवॉल्व हुआ, क्या उससे पहले कोई ख़राब स्ट्रक्चर था, या फिर जो स्ट्रक्चर एंशंट इंडिया में चलता था या एंशंट वर्ल्ड में चलता था हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्लासिकल का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो, ठीक है, और जिसकी कुछ वैल्यू हो। ठीक है, हम जब क्लासिकल चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसका मतलब है कल्चरल आइडेंटिटी को शो करती है और बहुत ज़्यादा प्राचीन होती है। तो मोनेस्टिक थ्योरी क्या कहती है, दैट इज़ डेवलप ड्यूरिंग 16 एंड 19 सेंचुरी। ये 16 और 19 सेंचुरी में डेवलप हुई है थ्योरी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूरोप हैं या फिर और भी नेशंस हैं, उनके कुछ ना कुछ थिंकर्स तो रहे होंगे जिन्होंने इन थ्योरीज को दिया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनमें जो थिंकर्स देखोगे तो वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, ये सारे कहाँ से रिलेटेड हैं, आप वेस्टर्न थिंकर्स में देखोगे। ठीक है, एंड इट अज्यूम्स द यूनिटी एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द नेशन। तो मोनेस्टिक थ्योरी कहती है कि जब एक सत्ता या फिर जो सुप्रीम पावर है किसी एक के हाथ में रहेगी तो क्या होगा, इससे यूनिटी आएगी नेशन में और सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट बनेगा। मतलब कि लोग भटकेंगे नहीं कि कौन राजा है, कौन क्या कर रहा है और कितने मंत्री नहीं। जब तुम एक सिंबल दे देते हो किसी को पूरे नेशन का कि ये यहाँ से हेड है और यही हमारी पॉलिसी रेगुलेट करेंगे और इन्हीं के कहने पे पूरा देश चलेगा, तो जनता में क्या होता है, एक तरीके की यूनिटी रहती है कि हम इस राजा के नीचे हैं, हम एक नेशन में रहते हैं, जो कौन रूल कर रहा है, ये राजा कर रहे हैं। तो मोनेस्टिक ये वर्ड से ही आप समझो कि हम राजा की अथॉरिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप को जिसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनका मतलब है कि जो सोवरेनिटी होती है वो कैसे होती है, एब्सोलूट होती है। एब्सोलूट का मतलब होता है अबव लॉ होती है और लिमिटेशंस होती है, उसके ऊपर कोई लॉ काम नहीं करते हैं और कोई लिमिटेशन काम नहीं करती है। मैं सिंपल सा आपको इसमें समझाने के लिए बता दे रही हूँ। आप मोनेस्टिक थ्योरी से ना एक राजा को मान लो, ठीक है, एक राजा को अगर आप लेके चलोगे तो आपके दिमाग में ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, एक राजा है तो उसके राज्य में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो एब्सोलूट होगा। ठीक है, एब्सोलूट का मतलब है उसकी इच्छा होगी कि सारी जो शक्तियाँ हैं, देश की शक्तियाँ हैं, जो नागरिकों को शासन करने की शक्ति है, वो उसी के हाथ में रहे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ना रहे। ठीक है, तो इसको एब्सोलूट कहते हैं, जो क्या होती है, अबव द लॉ होती है, कानून से ऊपर होती है और जिसके ऊपर लिमिटेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल, एक मिनट इंडिविजुअल होगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आता है, कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, मतलब कि जो पावर्स हमने दी हैं, एक राजा को दी हैं, एक किंग को दी हैं, रूलर को दी हैं, उसकी जो पावर्स हैं उसको फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता कि कुछ पावर हमने इनको दे दी हैं, कुछ पावर हमने इसको दे दी। नहीं, ऐसा नहीं हो। एक सेंट्रलाइज पावर होगी और रिजिड सिस्टम होगा, मतलब कि सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, राजा डिसाइड करेगा, जिससे क्या रहेगा, हमारे देश में यूनिटी बनी रहेगी। ठीक है, इनअलाइनेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर अथॉरिटी, और ये कभी भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। ठीक है, ये एक हेरिडिटरी पोजीशन की बात करता है, जैसे कि राजा है, राजा का बेटा आगे चल के राजा बनेगा, उसका बेटा रह गया और वही फिर सुप्रीम कमांडर बोला जाएगा, सुप्रीम लीडर बोला जाएगा और फाइनल अथॉरिटी उसी में वेस्ट करेगी। ठीक है, वेस्टेड होगी। देन ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि एब्सोलूट होती है ये मोनेस्टिक थ्योरी, इंडिविजुअल पे बात करती है, इंडिविजुअल होगा एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, इंडिविजुअल। एंड देन इनअलाइनेबल होती है, वो किसी के साथ भी क्या करता है,
अपनी इन शक्तियों को साझेदारी नहीं करता है, इन सारी शक्तियों को आपस में कहीं भी बांटता नहीं है। इसके मेजर थिंकर आपको जीन बोडेन दिखते हैं, जो कि सोवरेनिटी को डिफाइन करते हैं एज एन एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट। ये कहते हैं कि सोवरेनिटी वही है जिसमें क्या है, जो सबसे सर्वशक्तिमान है या फिर जो सबसे ऊंचे सत्ता में बैठा हुआ है उसके पास सोवरेन पावर है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, और कोई भी उसके पावर के खिलाफ या फिर उसके पावर के अगेंस्ट कैसा भी सवाल नहीं उठाएगा। ठीक है, ये जीन बोडेन कहते हैं। देन थॉमस हॉब्स आ जाते हैं इसमें। थॉमस हॉब का मानना है, जो अपने लेवियाथन बुक लिखते हैं उसमें ये कहते हैं कि जो सोवराइन नेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि क्योस ना हो स्टेट में। ठीक है, ये जो थॉमस हॉब्स हैं, इनके टाइम पीरियड की बात अगर हम करें तो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अलग थी। मतलब रिवोल्यूशन हो रहे थे, लोग जनता वगैरह राजा के खिलाफ मतलब कि नफरत पैदा कर रही थी आपस में, इस तरह की बातें करते हैं। तो वॉर वगैरह देखने को मिलते हैं। जिस टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, ये जब पैदा हुए थे तब, ठीक है, सॉरी पैदा नहीं हुए थे, जब ये एडल्ट थे और चीज़ों को समझ रहे थे, तब इन्होंने लेवियाथन, जो इनकी बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूजीसी नेट में और इस एग्जाम के लिए भी। तो इसमें ये कहते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजा के होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा रहेगा तो राज्य में इस तरीके की कभी क्योस पैदा नहीं होंगे, कभी भी राज्य में लोग जब मन करेगा तब अपना सर नहीं उठा पाएंगे और बोलेंगे कि आज से हम फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसकी ये बात करते हैं थॉमस हॉब। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं, लीगल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कमांड ऑफ अ सॉवरेन बैक बाय द सैंक्शन। उनका मानना है कि जो लीगल होती है सॉवरेनिटी, ऐसी सॉवरेनिटी जो लीगली एप्लीकेबल हो, ठीक है, एंड द कमांड ऑफ अ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शंस। और जो कमांड होते हैं सॉवरेन के, सॉवरेन मतलब सुप्रीम के, जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कैसे होने चाहिए कि उस पर कोई भी सैंक्शंस ना लगा सके। ठीक है, मतलब ये मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो जो मोनेस्टिक थ्योरी है वो ये कहती है कि राजा को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, कि इस तरीके से होना चाहिए कि उसकी पावर्स हैं वो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, पावर्स कहीं फ्रेगमेंटेड ना हो, और उसकी पावर्स इतनी एब्सोल्यूट बना दो कि कोई उसकी पावर पे क्वेश्चन करने चाहे ना। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इस तरीके की सिस्टम नहीं होगा, राजा बहुत ज़्यादा वीक होगा तो प्रजा बिखर जाएगी, और जो बड़े पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क है, वो इन पर क्या करेंगे, हमला कर देंगे और इनकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी मिला लेंगे, और इस तरीके से जो इनके नेशंस हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, कॉलोनाइज हो जाएंगे। तो अपने अपने व्यूज़ रखने हैं ये। ठीक है, तो मोनेस्टिक थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। इसके फीचर्स देखते हैं, इसके फीचर्स क्या है मोनेस्टिक थ्योरी के, वो समझेंगे। सोवरेनिटी इज अनलिमिटेड, नो लीगल रिस्ट्रिक्शन। इनका मानना है कि जो शक्तियां हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई है और उनका कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये राज्य के हित में नहीं किया, आपने उस राज्य के लोगों से हाथ क्यों मिलाया, आपने ये लड़ाई क्यों लड़ी, इस तरीके से कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये मतलब कि मोस्टली ये उसको मोनार्की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फेवर में है। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म, वन सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी। इनका मानना है कि बस एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब लोगों को सिर्फ एक ही का ऑर्डर मानना है। ऐसा नहीं है कि वो भी कंफ्यूज हो जाएं कि किसका ऑर्डर मानना है, किसका नहीं मानना है, कितने लोग हैं, मतलब कि किसकी हम बात सुने, किसकी बात नहीं सुने। तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो जनता के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है सोवरेनिटी लाइज विद द स्टेट ओनली। और जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब होता है राज्य। ठीक है, यहाँ पे राज्य का मतलब हम यहाँ से एक कंट्री से भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अगर पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो स्टेट को हम एक कंट्री से डोनेट करके बोलते हैं। तो इनका मानना है जो सोवरेनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किस में लाई करनी चाहिए, स्टेट में। मतलब कि कोई उसके प्रोविंशियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रोविंशियल फ्रेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उस टेरिटरी के लोग बटे नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो सबसे सुप्रीम पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होना चाहिए, और स्टेट के मतलब है इनके पास मोनार्क के पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑल एसोसिएशन इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशन ड्राइव अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट। और जितने भी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको अपनी शक्ति कहाँ से मिलनी होनी चाहिए, स्टेट से मिलनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर स्टेट बोलेगा कि हाँ तुम्हें ये करने की छूट है या फिर आज़ादी है, तुम तभी कर सकते हो, तुम अपनी सोच समझ से नहीं कर सकते हो। पता लगे अगर हमने तुम्हें फ्री छोड़ दिया तो तुम जाके दुश्मन देश से मिल रहे हो और हमारे ही देश में क्या कर रहे हो, आक्रमण कर रहे हो, इस तरीके की बातें करते हैं। एंड स्टेट इज़ द फाइनल लॉ मेकर एंड द लॉ एनफोर्सर। तो स्टेट को जो बोला गया है कि वो फाइनल लॉ मेकर होता है, वही नियम कानून बनाएगा और नियम कानून बनाने के बाद वही लागू करेगा और इनको चैलेंज कोई नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके की बातें करते हैं।
तो इसके हमें क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते थे। वो हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिक होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। और मुझे लगता है, मुझे क्या, पॉलिटिकल साइंस खुद इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है कि कोई भी स्ट्रक्चर परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अगर आप बात करें डेमोक्रेसी की तो उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, आप बात करें मोनार्की की तो उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, एब्सोल्यूटिज्म की बात करें उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। सारे स्ट्रक्चर्स में कोई ना कोई कमी निकलती है और हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता ही होता है, ठीक है। जिसमें कम क्रिटिसिज्म होता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी तरफ थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं कि चलो कुछ ना सही से कुछ ही सही, ऐसा सोच लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखेंगे मोनास्टिक थ्योरी का, ठीक है। इट इग्नोर्स द ऑटोनॉमी एंड द सोशल ग्रुप। देखो ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, सोशल ग्रुप होते हैं समाज में जितने भी लोग हैं उनकी चीज़ों को क्या करती है, इग्नोर करती है, ठीक है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। स्टेट को अपना काम करना है, अपने लॉज को एनफोर्स करना है, लॉ मेकिंग करनी है, लेकिन उन्हें ये ध्यान में नहीं रखना है कि जो स्टेट के या फिर जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे जो खुश हैं कि नहीं खुश हैं इस लॉ से, ये इनका काम नहीं है, ये नहीं देखना है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट अथॉरिटेरियनिज्म एंड द एब्सोल्यूटिज्म। देखो ये जो अथॉरिटेरियन मैं बात कर रही हूँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई एक चीज़ या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक कोई पार्टी बोल सकते हैं, जब अपने आप को पूरी तरीके से वहाँ इस्टेब्लिश कर लेती है, उसके सारे ऑर्गन्स को जब्त कर लेती है, कोई भी पावर को बिल्कुल भी फ्रेगमेंट नहीं होने देती है, कोई लिबर्टी नहीं छोड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन को हम अथॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और यही आगे चल के एब्सोल्यूटिज्म में बन जाती है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है जब कोई राजा इस तरीके से हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले ले, अपनी अथॉरिटी में ले लेता है, तो बाद में इसी अथॉरिटी को जब वो कंट्रोल में कर लेता है पूरी तरीके से, तो यही अथॉरिटी बाद में एब्सोल्यूट अथॉरिटी बन जाती है, जिसमें उस राजा को गिराने वाला, उस राजा को सत्ता से हटाने वाला, उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला स्टेट में कोई नहीं बचता है। तो ठीक है, तो ये इसमें बहुत बड़ा खतरा हमें देखने को मिल सकता है कि कोई हो सकता है राजा अगर अच्छा हो लेकिन अथॉरिटी है उस कंट्री में, अथॉरिटेरियनिज्म है, एब्सोल्यूटिज्म है, और नेक्स्ट राजा हमें खराब मिल गया तो हमारे पूरे देश के क्या करेगा, हालात खराब कर देगा या फिर हमारे देश को पूरी तरीके से बिगाड़ देगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं इस तरीके की चीज़ें की, ठीक है। एंड इट फेल टू रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉज एंड सुप्रानेशनल बॉडीज़। और इससे क्या होता है, जो मोनेस्टिक थ्योरी होती है, जो लोग मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन के बहुत ज़्यादा फेवर में रहते हैं, वो इंटरनेशनल लॉज को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, उनको मानते नहीं हैं। और सुप्रानेशनल जो बॉडीज़ होती हैं, चाहे यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इन्हें भी पूरी तरीके से मानने से क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट हो जाती हैं अपने आप में और कहती हैं हम एब्सोल्यूट है, हम दूसरे की बात क्यों माने। तो यहाँ तक आपको की पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इसके मेजर क्रिटिसिज्म क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन मॉडर्न डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ बुक ऑफ अ कंट्री होती है, वो क्या करती है, इस तरीके के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है, किसी को भी एब्सोल्यूट नहीं बनने देती है, किसी की अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं होने देती है। आप देखते हो हर साल इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जिससे सरकार चेंज हो जाती है, ठीक है। हमें अगर किसी सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको पलटने की क्षमता रखते हैं, और जो सरकार अच्छा काम कर रही है देन हम उसको दोबारा पावर में ले आते हैं। तो ये हमें शक्तियाँ कौन दे रहा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो यही कहता है कि जो मोनेस्टिक थ्योरी है उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहिए। एंड इट इज़ अनरियलिस्टिक इन एन एरा ऑफ ग्लोबल इंडिपेंडेंस। और इनका कहना है कि जो इस तरीके की थ्योरी है, मोनेस्टिक थ्योरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हो गई है लोगों की। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया है, कल्चरल एकदम से होमोजेनिटी आ गई है, लोग एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे कल्चर को यहाँ लेकर आ रहे हैं, लोगों को घूमना पसंद है, लिबर्टी पसंद है, इक्वलिटी पसंद है, जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप अगर प्रेजेंट डे सोच रहे हो मोनेस्टिक थ्योरी को हम इस्टेब्लिश करेंगे, किसी देश को इस राह पे चलाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एज ए ह्यूमन बींग हम नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, अपनी फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट का फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा अगर हम इस तरीके की थ्योरी को, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को अपलिफ्ट करें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मोनेस्टिक थ्योरी समझ में आ गई होगी, उसके मेजर कोर आइडिया समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से थिंकर्स थे, मैंने उनके एक स्टेटमेंट बेस बताए हैं, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, साथ में इसका क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, लेकिन
आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा समझ है किसी चीज़ की, या फिर आपको ये चीज़ें नॉर्मल लग रही है, देन आप क्या करें कि अपनी नोटबुक में जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे ना इसको इस तरीके से एज अ पॉइंटर आप इसको लिख सकते हैं कि ये प्रमोट करता है अथॉरिटेरियनिज्म को और एब्सोल्यूटिज्म को, ये प्रमोट करता है ऑटोनॉमी और द इग्नोरेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे प्लूरलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, मोनेस्टिक थ्योरी हमने देख ली है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी देखेंगे जिसका मॉडर्न व्यूज़ है। मतलब कि हम जब मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास हज़ारों तरीके के आइडिया हैं, हज़ारों तरीके की हम सोच रखते हैं, अच्छी रखते हैं, बुरी भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? अच्छे से अच्छे मॉडर्न तरीके से चीज़ों को इस्टेब्लिश करना, इक्वालिटी लाना समाज में, और सबकी बात वही करना जो ह्यूमंस के लिए अच्छी हो। ठीक है, तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी हम समझेंगे इमर्ज इन 20th सेंचुरी एज अ रिएक्शन टू लीगलिस्टिक मोनोइज्म। तो ये देखो एज अ रिएक्शन इमर्ज हुई है। अब जब मैंने अभी एक पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है मोनेस्टिक जो थ्योरी है उसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म है। जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है तो उसके प्लेस पर कोई अच्छा सिस्टम भी तो देता है कि ऐसा हो सकता है, आप ऐसा इसको प्रमोट करो। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस बोल दिया मुंह खोल के कि ये चीज़ गलत है और उनकी जगह पे उनके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है बताने के लिए। क्योंकि आपसे कोई पूछा अच्छा तुम ये बता रहे हो तो बताओ इसकी जगह पे कौन सा दूसरा सिस्टम होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ना उसके अल्टरनेट क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारी जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है इसका इमर्जेंस हमें कब देखने को मिलता है? 20th सेंचुरी में हमें इसका इमर्जेंस देखने को मिलता है, एंड इट इज़ एसोसिएट विद इंग्लिश पॉलिटिकल प्लूरलिस्ट। तो ठीक है, ये मतलब कि जो ऐसे सोच रखने वाले हैं उन लोगों से ये बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता है। अगर आप इंग्लिश पीपल की बात करोगे जो फ्रांस के हुए, ब्रिटेन के हुए, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा है हिस्ट्री में। मतलब इनने पूरे देश को कॉलोनाइज किया था, इनको तो किसी ने कॉलोनी नहीं बनाया था। तो यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने पर ध्यान देते थे, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इस देश में उस पर ध्यान रखते थे, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होनी चाहिए। तो ये जितनी भी आपको फिलोसफिकल बातें दिखती हैं इन्हीं की कंट्री में दिखती हैं ज़्यादातर। क्योंकि जब आप किसी देश को कॉलोनाइज कर लेते हो, वहाँ के रिसोर्सेज को खाना शुरू कर देते हो और वहाँ के लोगों को आगे नहीं आने देते हो, तो वहाँ के सिंपल से लोगों का क्या मतलब मोटिव रह जाता है? उनका तो बस खाना पानी कपड़े रह जाते हैं। लेकिन जब तुम खुद से फ्री हो, माइंड से फ्री हो, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ना पैसे से दिक्कत है, तो हम सोच पाते हो। हमारी सोच कब विकसित होती है? जब हम बाकी सारी चिंताओं से दूर होते हैं। तो यही जो इंग्लिश पॉलिटिकल प्लूरिस्ट है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है ये पूरा व्यूज़, और इसके कोर आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे, इनके क्या कोर आइडियाज़ कहते हैं और क्या क्या आज रिलेवेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आगे हम इसके कोर आइडियाज़ को डिस्कस कर लेंगे, इसके कोर आइडियाज़ क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बात करते हैं। देन इसमें पहला आइडिया हम देखेंगे स्टेट इज़ नॉट द सोल अथॉरिटी, पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन। तो जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी वाले हैं उनका मानना है कि जो पावर होती है वो किसी भी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसा हम प्रेजेंट डे में देखते हैं। आप अगर अब बात करें, इंडिया एक इतनी बड़ी टेरिटरी है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दिल्ली में बैठ के पौंडुचेरी को या फिर दिल्ली में बैठ के तमिलनाडु को गवर्न नहीं कर सकती। इसलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। केंद्र में बैठी सरकार को नहीं पता कि तमिलनाडु रीजन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, वहाँ के लोग कैसी बोलियां बोलते हैं, और उन लोगों की समस्याएं हमारे जो दिल्ली में रह रहे लोगों की समस्या से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन उन समस्याओं को सुलझा सकता है? वही सुलझा सकता है जो तमिलनाडु के लोगों ने चुनकर भेजा होगा, कहाँ? अपनी स्टेट असेंबली में। ठीक है, तो इसी तरीके से ही बात करते हैं कि जो स्टेट होता है वो एक सोल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, जो स्टेट की जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वेरियस ग्रुप्स में होनी चाहिए और वेरियस एसोसिएशन में होनी चाहिए। इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें आज प्रेजेंट डे देखते भी हैं। आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देख लीजिए, आप उस विधान परिषद, विधानसभा देख लीजिए, ये सब ऑर्गन्स क्या हैं? ये हमारे लिए तो काम करते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, चाहे ये कोई भी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करे, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने पावर्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, ताकि क्या हो, एक वेल स्टैब्लिश स्ट्रक्चर बन सके और कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से हम रन कर सके। ठीक है, तो ये बात कौन करता है? ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी वाले करते हैं, जिनका ये मॉडर्न आइडिया है। एंड सेकंड हम इसमें देखेंगे स्टेट इज़ ओनली वन अमंग मैनी एसोसिएशन इन सोसाइटी। और इनका मानना है जो स्टेट है, जो हम सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ऐसा एसोसिएशन है और सारे एसोसिएशन के अंदर जो क्या करता है, मिल के पावर को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट स्टेट करेगा, बाकी सारे लोग बस मुंह देखेंगे और ऑर्डर का पालन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट भी क्या करेगा, जो लोग बहुत सारे मेजोरिटी में अगर कोई बात बता रहे हैं तो उसको सुनेगा, उस पर अपनी राय रखेगा। ठीक है, उस बोलेगा, अगर वो चीज़ सही है तो उसको लागू कर सकता है। इस तरीके से हम बात देखते हैं। इसके पहले हम की थिंकर्स देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो
इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इसके फेवर में रहते हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं जे.एन. फिग। ठीक है, हम इनकी बात देखते हैं। ये क्या कहते हैं, सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसोसिएशन विच इंडिपेंडेंट लाइफ। देखो, इनका मानना है जो सोसाइटी होती है उसको क्या है, कलेक्शन ऑफ एसोसिएशन है। आज हम अपने आसपास जितना भी सब कुछ देखते हैं उसमें कितनी एसोसिएशन है। आप अगर किसी गांव में रहते हो तो पंचायती राज वहाँ पे चलता है, आपके प्रधान होंगे। आप टाउन में रहते हो, म्यूनसिपैलिटी होगी, वहाँ पे आपको सब देख दिखा हो रहा हो। किसी बड़ी सिटी में रहते हो, मे बी सीएम की सिटी में रह रहे होगे, किसी कैपिटल में, तो वहाँ पे आप देखोगे कोर्ट्स बने हुए हैं, लेजिस्लेटिव बनी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से लोग सोसाइटी में इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं ताकि उन सबके इंडिपेंडेंट काम हो सके, उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ हो सके। जुडिशरी के मामले में एग्जीक्यूटिव दखल नहीं दे सकती, एग्जीक्यूटिव के मामले में जुडिशरी अपनी राय रख सकती है लेकिन बाइंडिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें करते हैं कौन, जे.एफ. फिश बात करते हैं कि सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसोसिएशन। सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं और हर तरीके की डिमांड रखना, हर तरीके की बात उनकी पूरी होना, ये बहुत ही बेसिक है। फिर आते हैं इसमें GDH कोल आते हैं। उनका मानना है गिल्ड सोशलिज्म को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप सोशलिज्म के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, देन उसमें हमने टाइप्स ऑफ सोशलिज्म पढ़ा था, जिसमें एक गिल्ड सोशलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें इनका मानना है जो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप की बात करते हैं, मतलब कि इनका ये है, एक सोसाइटी में जब बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वर्कर्स रह रहे हैं, सर्विस पर्सन्स रह रहे हैं और जो फार्मर्स हैं वो रह रहे हैं, तो इनके गिल्ड्स होने चाहिए, मतलब इनके ग्रुप होने चाहिए, बड़े बड़े ग्रुप होने चाहिए। और इनकी ग्रुप की बातें जो सरकार है उनके कानों तक जानी चाहिए कि जो वर्कर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, जो पीजेंट्स हैं उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उसका निवारण हो सके। तो इस तरह की बात कौन करते हैं, GDH कोल करते हैं, जो गिल्ड सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर हमारे नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें हेरोल्ड लास्की। लास्की क्या कहते हैं, सोवरेनिटी रिसाइड्स इन सोसाइटी नॉट जस्ट द स्टेट। तो उनका मतलब है जो सोवरेन नेशन होता है या फिर जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो वो सोसाइटी में रिसाइड करती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट में। ठीक है, लोग जो चाहेंगे, जनता जो चाहेगी वही होगा। आगे हम क्या करते हैं, हम यहाँ की अगर हम बात करें, दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको चुन के कौन भेजता है, हम चुन के भेजते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमें कल को नहीं पसंद आएगा तो हम उन्हें हटा देंगे। तो ये सोवरेन पावर किसके पास हुई, हमारे पास हुई। तो इनका मानना है हेरोल्ड लास्की का, जो सोवरेन पावर है वो क्या होती है, सोसाइटी के पास होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास। ठीक है, जब हम उसको स्टेट के उसमें बिठा देते हैं, बना देते हैं, PM बना देते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, देन वो उस पावर को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो भी तब किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी चला रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये कहाँ गया, हाँ। अब इसके हम फीचर्स थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। सोवरेनिटी इज डिफ्यूज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। उनका मतलब है जो पावर है वो क्या है, डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब होता है वो उसका फ्यूजन हुआ है, मतलब आप एक बॉम्ब को लो, उसको फाड़ दो तो उसके सारे हिस्से कहाँ जाएंगे, दूर दूर गिर जाएंगे। तो इनका मतलब डिफ्यूजन ऑफ पावर है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सरकार है या फिर जो स्टेट है उसने पावर्स को एकदम पकड़ लिया है, मुट्ठी में लगा लिया है और कह रहे हैं कि हम ही पावर एक्सरसाइज करेंगे, तुम सारे लोग हटो। ऐसी कोई बात नहीं करता है। दूसरे इनका मानना है स्टेट इज अ कोऑर्डिनेटर नॉट सुप्रीम। जो स्टेट है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है, ना कि बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी नहीं चला रहा है। ठीक है, एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है, लोगों के हितों में काम करता है। सोसाइटी को इनको कहना है नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, चर्च, ट्रेड यूनियंस, कॉपरेशन, कॉपरेटिव, NGO। और जो सोसाइटी है वो क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन के ग्रुप्स हैं। क्योंकि सोसाइटी में आपको देखने को क्या मिल जाता है, चर्च भी आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं, यूनियंस देखने को मिल जाते हैं और NGOs वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फॉर्म में पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनके पास क्या है, सोवरेनिटी है चीज़ों को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एम्फोसाइजेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एसोसिएशन राइट्स। इन सब के पास क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम है और एसोसिएशन के कुछ राइट्स हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम हमारे पास भी है, हमें कहीं भी जाने से कोई रोकता नहीं है, हमें कहीं प्रॉपर्टी खरीदने से कोई नहीं रोकता है और हमें कुछ भी काम करने से कोई रखता है। ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले यही चीज़ बता रहे हैं कि प्लूरलिस्ट थ्योरी अगर एप्लीकेबल है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन लिमिट स्टेट पावर। और जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं, लिमिट कर देती है पावर को। जब हमने मोनेस्टिक थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उसको ये इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी, इसमें स्टेट क्या करती है, उन सारी पावर्स को मानती है। साथ में क्या है, इंटरनेशनल लॉज होते हैं उनकी पावर को, स्टेट की पावर को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, अगर कल को इंडिया चाहे तो जाके जर्मनी पे हमला नहीं कर सकती है। ठीक है, इंडिया चाहे पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि सारे UN में इकट्ठे हो जाएंगे और इंडिया को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, उस पर सैंक्शंस लगा देंगे, इंडिया का बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे।
करेंगे जिससे हम क्या है, हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान होगा, और जब हमें नुकसान होगा तो सोसाइटी को नुकसान होगा। सोसाइटी में कौन है, इंडिविजुअल है, और लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे क्या हो, दंगे फसाद हो, हमारी जान खतरे में हो। तो इस तरीके की बातें करता है। अब इसके भी थोड़े से हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिल जाते हैं। देखो हर चीज़ की क्रिटिसिज्म है। अंडर एस्टिमेट स्टेट रोल एज लॉ मेकर एंड एनफोर्सर। इनका मानना है कि जो क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करता है लॉ मेकर और एनफोर्सर की पावर्स को। मतलब कि जब तुम्हें पावर एक्सरसाइज करने के लिए अनुमति लेनी पड़ रही है, चाहे जनता से लेनी पड़ रही है, चाहे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से लेनी पड़ रही है, तो ये अंडर एस्टिमेट मान रहे हैं इसको। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन मेन ले टू अनार्की। इनका मानना है कि जो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, हम पावर्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे नगर पंचायत पे और इन सब पे, तो एक एनार्की की सिचुएशन इस्टेब्लिश हो गई। एनार्की का मतलब है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा और एक क्योस सा समाज में इस्टेब्लिश हो गया, ये बात कहते हैं। देन ग्रुप में परसू सेल्फ इंटरेस्ट ओवर कॉमन ग्रुप। और जो ग्रुप्स हो गए हैं, जितने भी ग्रुप हैं, चाहे एनजीओ ग्रुप हैं, ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके पास पावर है, वो आगे चल के कैसे क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं और कॉमन गुड्स को भूल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बात भी करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एनजीओज वगैरह देखे होंगे जिसमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो सारे फंड को अपने पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं, और उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन लगाए। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। एंड इट ऑल्सो इग्नोर्स सिचुएशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और इसमें क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन को इग्नोर कर सकते हैं। वेयर स्टेट इज सुप्रीम, जहाँ पे स्टेट कैसे होता है, सुप्रीम होता है। और इसके क्रिटिक सबसे पहले हमें हीगल और रूजो देखने के मिलते हैं, जिनका मानना है अल्टीमेट मोरल अथॉरिटी नॉट ग्रुप। इनका रूजो का, हीगल का मानना है कि जो अल्टीमेट मोरल अथॉरिटी है वो किस में होनी चाहिए, स्टेट में होनी चाहिए, ना कि किसी ग्रुप में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनका मानना है इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा और देश पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें करते हैं, बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे मोनेस्टिक थ्योरी का और प्लूरलिस्टिक थ्योरी का। ये 16-19 सेंचुरी में हुई थी, ठीक है, और ये कब हुई थी, 20th सेंचुरी में। दूसरा हम पावर की बात करेंगे, ये एब्सोलूट थी, इंडिविजुअल थी, ये शेयर्ड है, डिफ्यूज्ड है। देन स्टेट इज सुप्रीम अथॉरिटी, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ एसोसिएशन। आप इस पूरे चार्ट को बना लेना, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, जो भी मैंने आपको पहले समझाया है वही सारी चीज़ें, तो इसको प्लीज़ बना लेना और ये सारी चीज़ें याद कर लेना। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे डायरेक्टली, क्योंकि समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी थ्योरी समझा दी आपको। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं कि छोटे छोटे पॉइंटर्स दिए गए हैं कंपैरेटिव करने के लिए। आप खुद से सोच सकते हो मोनेस्टिक थ्योरी ज़्यादा अच्छी है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी अच्छी है। मोनेस्टिक क्लासिकल थ्योरी बहुत पहले चलती थी, प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या है, अभी प्रेजेंट डे चलती है और हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये अच्छी है, बेहतर है, अच्छी बात है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस हम इसका देखते हैं, अभी इसका क्या रिलेवेंस है। मोनेस्टिक थ्योरी स्टिल विजिबल इन, देखो मोनेस्टिक जो थ्योरी है हमें नॉर्थ कोरिया और ये ईरान वगैरह ये थोड़े डिक्टेटर टाइप के हैं, रिजीम है, अथॉरिटेरियन रिजीम, ये इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में हमेशा किम जॉन को 100% वोट मिलते हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आता 100 की 100% जनता उससे कैसे खुश हो सकती है। तो ये क्या है, उसने डरा रखा है उन लोगों को, धमका रखा है। तो आपको कंटेम्प्रेरी चीज़ों में ये देखने को मिलती है। और पता नहीं क्यों ये यूएन इतने बना रखे हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वहाँ के लोगों को फ्री क्यों नहीं करते। एक तो नॉर्थ कोरिया वालों ने अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा है, हम भरोसा नहीं कर सकते। वो पता लगे कि वो सोच रहे हैं हम मर ही रहे हैं तो लाओ पूरे दुनिया को ना, और उसने पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंक दिए और कर दिए ब्लास्ट, तो सब मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, वहाँ के लोग भी शायद नहीं निकलना चाह रहे होंगे। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया में एक बाढ़ आ गई थी जिसमें फार्मर्स का नुकसान हो गया था। तो वहाँ से न्यूज़ आई थी कि नॉर्थ कोरिया के जो किंग जॉन है उन्होंने पता है कुछ 29 से 30 जो ऑफिसर्स थे उन सबको गोली मार दी। भाई इतना क्रूर शासक है वहाँ का। इमरजेंसी पावर ऑफ द स्टेट, अब इससे क्या होता है, इमरजेंसी पावर होती है स्टेट्स की बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब कि जब इमरजेंसी आ जाती है तो पूरी पावर्स किस में पहुँच जाती है, स्टेट के पास पहुँच जाती है। कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है पावर का, कोई इधर उधर तितर बितर नहीं होगा। जो सुप्रीम कमांड आएगी, जो ऊपर से कमांड आएगी, लोगों को वही फॉलो करना पड़ेगी जब इमरजेंसी होगी। इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे भारत में भी ये चीज़ हो जाती है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी के टाइम, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ऐसा रहता हो। जब इमरजेंसी आती है हम तो प्रेसिडेंट की बात सुनते हैं, फिर हमारे लिए ये सारे बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम डाइवर्ट ना हो, सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, हम वहाँ पे ध्यान ना दें, तो सुप्रीम पावर कौन ले लेता है अपने पास, प्रेसिडेंट ले लेता है, वो हमें डायरेक्ट करता है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी का हम रिफ्लेक्शन देखते हैं फेडरल सिस्टम में, जो कि यूएस फॉलो करता है, इंडिया फॉलो करता है, और दुनिया की मेजॉरिटी कंट्री फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे पावर्स को बांट दिया गया है। कोई भी ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर हो जिसमें क्या हो अथॉरिटेरियंस या एब्सोल्यूटिज्म बाद में जन्म ले लें। रोल ऑफ एनजीओज देखने को मिलता है, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल लॉ, हमें ये सारे देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में कई सारे एनजीओज हैं जो सरकार चला रही है, और जो बहुत ज़्यादा सरकार नहीं चला रही है उस वो भी देखने को मिलते हैं। इनको इंटरनेशनल फंड भी मिलता है। सिविल सोसाइटी चलती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम सार्क की बात करें, आसियान की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, इन सब की हम बहुत ज़्यादा क्या है, हम मेंबर्स हैं और इसकी सारी बात मानते हैं। एंड द मॉडर्न रियलिटी इज सोवरेनिटी इज लिमिटेड, जो सोवरेनिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। एक्सटर्नली किस तरीके से लिमिट होती है, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, WTA की, UN की बात करते हैं, तो हमें लिमिट करती
करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप WTO की बात नहीं मानोगे तो किसी भी देश से आप क्या नहीं कर पाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे। UN की बात नहीं मानोगे तो कोई भी देश तुम्हें उधार नहीं देगा, कोई भी देश तुम्हारे जहाँ से सब्जी नहीं खरीदेगा। सब्जी का मतलब है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा और तुम पूरी तरीके से डूब जाओगे। और इंटरनली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट्स और डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ क्या करती हैं, लिमिट करती हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देखेंगे, ओवरऑल कंक्लूजन देखेंगे। मोनेस्टिक थ्योरी एम्फसाइज यूनिटी, सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी। जो मोनेस्टिक थ्योरी होती है वो क्या करती है, यूनिटी पर, सिक्योरिटी पर और अथॉरिटी पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, एम्फसाइज करती है। हमें यूनिटी बनाए रखनी चाहिए, देश की सिक्योरिटी होनी चाहिए और अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्लूरलिस्टिक थ्योरी एम्फसाइज लिबर्टी, और जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है वो लिबर्टी पे फोकस करती है, डाइवर्सिटी पे फोकस करती है और ग्रुप ऑटोनॉमी की फोकस करती है। देन मॉडर्न स्टेट बैलेंस ओवर सोवरेनिटी विद अ ग्रुप राइट, और जो मॉडर्न स्टेट है वो बैलेंस करते हैं किसको, स्टेट की सोवरेनिटी को भी और ग्रुप के राइट को भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जाके प्रेसिडेंट के घर में घुस जा रहे हैं, वहाँ बेड पे लेटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतनी ही लिमिट है पावर की, हम अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं, सरकार को बात सही लगी तो ही मानेगी, वरना हम तो इतने मतलब हम तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं चीज़ें। बोथ थ्योरीज प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ सोवरेनिटी। तो ये दोनों थ्योरी थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इंसाइट देती हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा गया, सीरियसली ट्रस्ट मी, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे कोर आइडियाज़ मैंने इसमें बता दिए और मैंने समझा दिए हैं। इस वीडियो को मुझे जल्दी खत्म करना पड़ा, मैं इसको थोड़ा सा और आपको ब्रॉड में बता दी, क्योंकि आज गणपति विसर्जन है और मेरे घर के सामने से वो गणपति जी की बहुत बड़ी वो निकल रही है, क्या बोलते हैं उसको, बारात निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा शोर वोर हो रहा है। देन मैं उसको पढ़ाने में थोड़ा सा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितना भी मैंने आपको समझा है वही इनफ है। ठीक है, बाकी इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, इसको समझ लेना और यहाँ से बाहर कुछ नहीं है। देन मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ से आपको पूरी फुली प्रिपरेशन कराऊंगी इस पूरे एग्जाम की, और मेरे साथ इस जर्नी में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।